नमस्कार। न्यूज़ टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। आज का विषय वो है जिसके बारे में बात आज से 2300 साल पहले भी होती थी, आज भी होती है। मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं, इसका बताना असंभव है। ठीक उसी तरह राज अधिकारी धन का कब हरण करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है। आचार्य, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग क्या है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और करप्शन से मुक्त होने का कोई उपाय है, कोई रास्ता है? Is it even possible to have a corruption-free society? आज से 2300 साल पहले अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने इसी बात पे गौर किया था और इसी बात पे हम आज भी गौर कर रहे हैं। तो उस वक्त जो आचार्य कौटिल्य ने उपाय बताए, वो उपाय आज भी मायने रखते हैं या नहीं, इसके बारे में हम और बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे अपने ही कुछ सवाल हैं। 2300 साल पहले अगर भारत में ही भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में बातचीत हो रही थी, तो ये हमारे आज के भारत के बारे में क्या कहता है, हमारे बारे में क्या कहता है, हमारे आज के बारे में क्या कहता है? क्या बाकी मुल्कों से ज़्यादा हम भ्रष्टाचारी हैं? क्या भारत में ही करप्शन ज़्यादा फैलती है और पनपती है, या भारत में कुछ ऐसे लोग हैं भ्रष्टाचारी हैं और बाकी लोग ईमानदार हैं? या शायद हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हमारे यहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार ज़्यादा है? और अगर ऐसा है तो ये हालात कौन बनाता है? क्या हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं और बाकी लोग, पूरी जनता ईमानदार है? ये सच है क्या? तो चलिए इस एपिसोड में हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो शायद भ्रष्टाचार से, करप्शन से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो चलिए 2300 साल पहले जब भारत में अर्थशास्त्र की रचना हो रही थी, तकरीबन 2300 साल पहले का भारत, ये भारत में महाजनपदों का काल था। काशी, कोशल, कौशल, अंग, मगध, विज, मल्ल, चेतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, शूरसेना, अस्मक, अवंती और गांधार। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों में बंटे भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। सिकंदर महान को भारत में कोई चुनौती दे सकता था तो वो मगध ही था। मगध आज के पटना और गया का इलाका है। मगध के पास बड़ी सेना थी और उस समय मगध के सिंहासन पर बैठा था नंदवंश का शासक धनंद। इस दौर में मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली थी। यही काल महान विचारक और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का भी है। सुख का मूल क्या है? आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्मः। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। अच्छा तुम बताओ। चाणक्य तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य यानी गुरु थे। प्रजा के हित में होता है। यह है तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष की तस्वीर।
तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो 2000 साल पहले अध्ययन अध्यापन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। कौटिल्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया था और वहीं आचार्य बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में चाणक्य की गिनती होती थी। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। अच्छा तुम बताओ, राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब आदर्श राज्य के बारे में शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तब देश के सबसे बड़े जनपद मगध की हालत खराब होती जा रही थी। इसके पीछे एक कारण था, भ्रष्टाचार। ये क्या अन्याय है? मैं 1 महीने पहले ही कर भर चुका हूँ। ये किस चीज का कर? ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। चुप कर दुष्ट, ये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है। तुझे राजा का आदेश नहीं पता? यहां तो निरंकुशता का साम्राज्य है। एक मान्यता है कि जब कौटिल्य ने इन बातों को मगध के राजा धनंद के सामने रखा तो उन्हें अपमानित किया गया। इसके बाद कौटिल्य ने एक आदर्श राज्य व्यवस्था पर काम शुरू किया, जिसकी झलक उनकी रचना अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के सामने मगध में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण मौजूद था। मगध की भ्रष्ट व्यवस्था से भी कौटिल्य को आहत बताया गया। दरबार में अनादर की बात तो थी ही, कौटिल्य ने हेरा फेरी, गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य का सबसे विकसित रूप एंसेंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, उसी टेक्स्ट में मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन और मोनार्किकल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत डेवलप्ड रूल और स्ट्रक्चर दिखता है। और कौटिल्य के अनुसार भ्रष्टाचार भी उसी तरह से देखा जाता है कि राज्य के साधन को अगर राज्य के कर्मचारी या और कोई अपने उद्देश्य के लिए अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो उसे भ्रष्टाचार कौटिल्य भी मानता है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य के जमाने में भारत में भ्रष्टाचार एक चर्चा का मुद्दा ही नहीं बल्कि चिंता का विषय भी था। कौटिल्य सरकारी अधिकारियों को पानी में तैरती मछली मानते थे। मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं, इसका बताना असंभव है। ठीक उसी तरह राज अधिकारी धन का कब हरण करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है। आचार्य, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग क्या है? अधिकारियों को एक ही विभाग में ना रहने दिया जाए ताकि उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति को रोका जा सके। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल तो बताया, लेकिन नामुमकिन नहीं माना। अर्थशास्त्र में हम ये पाते हैं कि राजा मंत्रीगण, राजा के साथ मंत्रीगण भी हैं और मंत्री परिषद की सलाह राजा माने तो एक व्यक्ति के स्थान पर एक समूह को वो ले आते हैं, राजा के साथ मंत्रिमंडल, और इसके कारण भ्रष्टाचार समित हो सकता है और हुआ है। और दूसरा उपाय कौटिल्य यह बताते हैं कि उनका गुप्तचर सेवा बहुत विशाल था। और एक अन्य उपाय कौटिल्य ने ये किया है कि ऑडिट या लेखा व्यवस्था की चर्चा की है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से महान मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था। यह कौटिल्य की कल्पना का चक्रवर्ती क्षेत्र था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे।
कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने कैसी व्यवस्था बनाई, इसके बारे में ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा। मेगास्थनीज लिखता है कि भारतीय सच्चाई और सदाचार में डूबे हैं। ईमानदारी इनका सबसे बड़ा गुण है। ये अपने घरों और संपत्ति को खुला ही रखते हैं। इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध था। यहां के नागरिकों के बारे में मेगास्थनीज जैसे बाहर के लोग लिख रहे हैं कि ईमानदारी इनका सबसे बड़ा गुण है। तो उसके बाद कुछ चीन से यात्री भी आए, फाहियन और उनके बाद ह्यूंगसांग। उन्होंने भी भारत और भारतीयों के बारे में कहानी लिखी, यही कि जब सरकारी व्यवस्था ठीक होती है तो लोग ठीक होते हैं, सिस्टम ठीक होता है तो लोग ठीक होते हैं, और अगर सरकारी व्यवस्था ठीक ना हो, सिस्टम ठीक ना हो, तो लोग भी खराब होते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार और करप्शन की कहानी इतनी सीधी है, इतनी ब्लैक एंड वाइट है, या इसमें और कई गहराइयां हैं जो हमें ढूंढनी पड़ेंगी? और फाहियन, ह्यूंगसांग और इन सब की कहानियां बहुत पुरानी हैं और उन्होंने अपने हिसाब से लिखी थी, अपने नुकसान, अपने फायदे के लिए। और अब इतनी पुरानी कहानी में हम सच और झूठ कैसे निकालें? तो चलिए मध्यकालीन भारत में वहां देखते हैं। मध्यकालीन भारत में अफगान राजाओं का दिल्ली पर शासन रहा। उन्हीं में से एक अलाउद्दीन खिलजी भी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने भारत में महंगाई को रोकने के लिए कई नए प्रयोग किए। आम जरूरत की चीजों की कीमत तय की, जरूरत से ज्यादा संपत्ति को जब्त करना शुरू किया। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को कड़ी सजा भी दी, लेकिन इन कदमों से भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। उल्टे फरियादी को बादशाह के दरबार में जाने के लिए भी संतरी से लेकर मंत्री तक को पैसे देने पड़ते थे। यानी मौत की सजा भी सरकारी ओहदेदारों को भ्रष्टाचार करने से नहीं रोक पाई। वैसे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे कैसे? उन्होंने पहले अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारा, उसके बाद देवगिरी का पूरा सोना लूटा और उसी सोने को वो लुटाते रहे। कहते हैं कि वो रोज 20 किलो सोना उन अधिकारियों को और उन फौजियों को देते थे जो या तो उनका विरोध कर रहे थे या कर सकते थे। ऐसे उन्होंने अपने सारे विरोधियों को मात दे दी। इसी दौर में नजराना, शुक्राना, जबराना और हकराना धीरे धीरे ये लफ्ज भारतीय बोलचाल का हिस्सा बन गए। नजराना वो जो आप किसी सरकारी अधिकारी को उनसे मिलने के लिए देते थे, उनकी नज़र में आने के लिए देते थे। शुक्राना वो जब आपका काम हो जाए तो आप सरकारी अधिकारी को शुक्रिया के लिए शुक्राना उनको देते थे। नजराना और शुक्राना वैसे तो ज़बरदस्ती नहीं होता था, लेकिन कभी कभी होता था। लेकिन हकराना और जबराना ये दोनों सरकारी अधिकारी अपने हक से और ज़बरदस्ती आपसे लेते थे। नजराना लफ्ज और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के बीच बहुत गहरा ताल्लुक है। मुगल शासक जहांगीर के दौर में थॉमस रॉ भारत में इंग्लैंड के राजदूत बनकर आए। थॉमस रॉ बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन बादशाह ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक तबका इसके पीछे की वजह नजराने को मानता है जो बादशाह के सामने पेश किया गया था। ब्रिटिश एम्बेसडर जो थे थॉमस रॉ थे, जहांगीर को मिलना चाह रहे थे। जो नजराना दिया, उस ज़माने के जो प्रैक्टिसेस होते थे, जब आप मिलने जा रहे थे तो अपने राजा की तरफ से आप बिहाफ पे या वो गिफ्ट देते हैं, जिसे हम आजकल गिफ्ट कहते हैं। तो अब ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स था, लेकिन जिस क्वालिटी का वो था, गिफ्ट दिया था थॉमस रॉ ने जहांगीर को, दैट वाज वेरी ऑफ कंसिडर्ड एज वेरी ऑफ लो क्वालिटी। जहांगीर ने उसको देखा भी नहीं, वो समझा कि वो क्या घटिया सा ये माल लेके आ रहा है, मतलब प्रस्तुत कर रहा है।
थॉमस रॉ भारत में अपने अनुभवों को लगातार लिख रहा था, जो आज भी सुरक्षित है। इन्हीं में थॉमस रॉ ने लिखा, यहां लोग वैसे ही रहते हैं जैसे मछलियां सागर में रहती हैं। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। यहां किसान मजदूर को लूट रहे हैं, ओहदेदार लोग किसानों को लूट रहे हैं, बड़ा छोटे को लूट रहा है और बादशाह सभी को लूट रहा है। खैर, थॉमस रॉ को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 1651 तक अंग्रेजों को कस्टम ड्यूटी के बगैर व्यापार की इजाजत मिल गई। 1715 तक अंग्रेजों को न सिर्फ अंदरूनी इलाके में व्यापार की अनुमति मिली, बल्कि साथ ही सेना और हथियार के साथ गढ़ बनाने की इजाजत भी दे दी गई। अंग्रेजों ने इन इजाजतों का खूब फायदा उठाया। कई जगह इन चिट्ठियों के सहारे फर्जी चिट्ठी बनाई। ड्यूटी फ्री पास को भारतीय व्यापारियों को बेचना भी शुरू कर दिया और भारतीय धन के साथ साथ लूट लफ्ज भी इंग्लैंड पहुंचा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में जो पहला भारत से शब्द आया है वो लूट का है, वो लूट शब्द है। इसका मतलब है कि आपने पूरा भ्रष्ट आचरण किया है, गैर सामाजिक काम किया है, अनएथिकल काम किया है। उस ज़माने के जो नॉर्म्स या कानून थे वो सारे को तख्त पे रख के आप लूट के यहाँ से ले गए हैं पर्सनल गेन के लिए। कुछ आपने कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया, उसका काफ़ी हिस्सा आपने खुद रखा। भारत के बड़े हिस्से में इस दौर में मुगलों का राज तो था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का राज स्थापित हो रहा था। सबसे बड़ी कंपनी थी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऐसी कंपनी थी जिसका मकसद भारत में मुनाफा कमाना था। पलासी की लड़ाई जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी तब के सबसे समृद्ध राज्य बंगाल पर काबिज हो गई। अंग्रेजों की जीत का हीरो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत छोटी सेना की मदद से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसमें बड़ी भूमिका सिराजुद्दौला के ही एक सिपासलार मीर जाफर की थी, जिसे क्लाइव ने जीत के बाद नवाब बनाने का भरोसा दिया था। इस दौर में रॉबर्ट क्लाइव सरीखे अंग्रेजों के हाथ में असल सत्ता थी। जीत के बाद क्लाइव को तब हाथ लगे 2,34,000 पाउंड। इसकी आज कीमत होगी तकरीबन 240 लाख पाउंड। इंग्लैंड में क्लाइव को करप्ट नवाब कहा जाने लगा। यह काली कमाई का नतीजा था, जिसे वो रसूखदार हिंदुस्तानियों की मदद के एवज में ले रहा था। जब इस बात की इंग्लैंड में तफ्तीश हुई तो खुद क्लाइव ने कहा, बंगाल के बड़े लोग अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। इस तरह के अमीर लोग मेरे पास दरखास्त भेजते थे, साथ ही बड़ी रकम और नायाब तोहफों का वादा भी करते थे। मैं चाहता तो करोड़ों पाउंड कमा सकता था। मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। मुझे खुद अपने संयम पर ताज्जुब है। पूरा मुकदमा चला था जब ब्रिटेन लौटे थे, तो नजराना और वो सारी चीज़ें, लूट खसोट, इलीगल व्यक्तिगत तौर पे वो सारी चीज़ें जो यहाँ से वो माल ले जाते थे, वो नजराना गिफ्ट कैसे ले जाते थे भाई। जो कंपनी का मुलाजिम है तो उसको तनख्वाह मिलती है ना, तो आप कैसे यहाँ से बटोर के ले जा सकते हैं। और इतना आपको कंपनी उस ज़माने में मुलाजिम होते हुए पैसा नहीं देती थी। इसका मतलब है कि आप गैर कानूनी काम करके तो पैसा वसूल के यहाँ से लेके भारत से जो लूट खसोट किया। रॉबर्ट क्लाइव आगे चलकर इंग्लैंड का संसद सदस्य भी बना। कहते हैं इसमें भारत से मिली काली कमाई की भी भूमिका थी। उसे बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 23,000 पाउंड यानी आज के 24 लाख पाउंड सालाना देने का वादा किया था। बहरहाल क्लाइव के इंग्लैंड लौटने के बाद कंपनी और बंगाल की हालत बिगड़ गई, तो उसे दोबारा भारत भेजा गया। इस बार उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस मुहिम की वजह से सेना में बगावत हो गई। कंपनी के अधिकारी उसके खिलाफ हो गए। रॉबर्ट क्लाइव ने तोहफा लेने की परंपरा पर रोक लगा दी थी। क्लाइव ने स्वीकारा और कहा कि यह लड़ाई तो पलासी की लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार की एक वजह बेहद कम सैलरी को माना जाता था, जिसे ठीक किया उनके गवर्नर जनरल
चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कंपनी में ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी और यह भी तय किया कि 500 से ज्यादा की सालाना सैलरी वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं होगा, वो अंग्रेज ही होंगे। जो कॉर्नवालिस का पीरियड था 1793 के बाद से, उसमें उन्होंने कोशिश की कि सैलरी इतनी बढ़ा दी ऑफिसर्स को, खासकर जो आईसीएस टाइप ऑफिसर्स होते थे, ताकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस न करें। आप सोचें ना कि जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता था 1926-30 के दरमियान में, उसे 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। यानी आज के हिसाब से देखें तो कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपये उसकी तनख्वाह होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अफसरों को इतनी सैलरी देते थे कि उस वक्त दुनिया में किसी भी अफसर को ना मिलती हो। वो इसलिए कि अंग्रेज खुद जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर भी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। अगर इनको इतनी सैलरी ना दें तो वो कंपनी में से निकाल लेंगे और कंपनी का अपना मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन ये सैलरी कहाँ से आती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी? नहीं, ये सैलरी हिंदुस्तानी लोग देते थे, भारत के लोग देते थे। वो टैक्सेस देते थे, उनके खून पसीने से ये सैलरी आती थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते थे, उनका एक बहुत फेमस एक कहना है कि नो इंडियन नेटिव कैन बी ट्रस्टेड, एवरी हिंदुस्तानी नेटिव इज करप्ट। कि किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और सारा हिंदुस्तान, हर एक हिंदुस्तान भ्रष्ट है, हर एक हिंदुस्तानी भ्रष्ट है, करप्ट है। खैर, कॉर्नवालिस और उसके बाद के अंग्रेज़ों ने जो कहा और जो किया, उनको गलत साबित करने के लिए हमारा मौका 1947 में आया। तो हमने क्या किया और क्या नहीं किया, तो वो कहानी हम आज से शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है और बताती है कि दुनिया के 180 देशों में कौन से देश की सरकारी व्यवस्था सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और कौन सबसे कम भ्रष्ट है। 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 180 देशों में भारत का स्थान 80वां है। एसआर वाधवा भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार का जो सर्वे करते हैं, इसका परसेप्शन सर्वे, जो लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्या परसेप्शन है इस कंट्री के बारे में, उन लोगों के विचारों का इकट्ठा करके ये एक नंबर देते हैं। जैसे भारत है और चीन है, उसको पिछले 2 साल से 100 में से 41 नंबर मिल रहे हैं। भारत के कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार उगाही की शक्ल ले चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि भ्रष्टाचार की मुख्य वजह राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का अनुचित और ऐसा तरीका है जिसके बारे में आम जनता को भनक तक नहीं लगती। बड़ी कंपनियों की लॉबिंग यानी सरकारी फैसलों को अपने पक्ष में करने की मुहिम करप्शन को खत्म तो दूर, कम भी नहीं होने दे रही है। भारत की गरीबी और संपत्ति का असमान वितरण भी भ्रष्टाचार के कारण बताए जाते हैं। दुनिया के विकसित देश जैसे डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। ये वो देश भी हैं जहां असमानता कम होने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले, सबसे कम करप्ट नेशंस की लिस्ट में है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे देश हैं। फिर एक और रिपोर्ट छपती है, ट्रांसनेशनल करप्शन, ट्रांसनेशनल भ्रष्टाचार। वो एक ऐसा होता है जैसे एक देश का इंसान, एक देश के लोग दूसरे देश के लोग के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, मिलकर कुछ करप्शन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वो देश जो सबसे कम करप्शन की लिस्ट में है,
वही देशों के लोग दूसरे देशों के साथ जब मिलकर करप्शन करते हैं तो उनकी लिस्ट देखिए। बोफोर्स, स्वीडन, स्विस बैंक्स, जहां सारे देशों का पॉलिटिशियंस का लूटा हुआ पैसा स्विस बैंक्स में है। ग्रेट ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने तो पूरा भारत ही लूट लिया था। खैर चलिए, हम उस वक्त पे जाते हैं जब हमने अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली, जब हम आजाद हुए। साल 1951 ये वो दौर था जब नए भारत के लिए परंपराएं और मर्यादा तय हो रही थी। नेता और ओहदेदार क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसकी सीमा तय हो रही थी। इसी बीच कैश फॉर क्वेश्चन यानी सवाल के एवज में पैसे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। H.C. मुदगल 1951 में अंतरिम पार्लियामेंट के सदस्य थे। मुदगल से बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदस्य मिले और सवाल के एवज में पैसे का सौदा हुआ। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यही पूछना चाहते हैं ना कि सोने की इंपोर्ट पर लगी पाबंदी ढीली कर दी जाए, जिससे स्मगलिंग रुक जाए। और दूसरी बात, क्या भारत सरकार अपने खजाने से सरप्लस सोना और चांदी मार्केट में छोड़ेगी ताकि उसकी कीमत कम हो जाए और स्मगलिंग रुक जाए? यह सवाल संसद में पूछा गया। मकसद था सवाल पूछकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करना। इस मामले की जांच हो गई। रिपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री नेहरू ने मुदगल को निष्कासित करने का प्रस्ताव संसद में रखा। ये एक गंभीर मामला है और गलत भी। अगर हम इसे एक मार्जिनल यानी छोटी घटना कहकर रियायत देने की सोचें तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसकी काफी वजह है। रियायत न देने की सबसे बड़ी वजह यह है, यह अपनी तरह का सबसे पहला मामला है इस सदन में। सदन प्रस्ताव पारित करता उससे पहले H.C. मुदगल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस मामले ने एक मिसाल जरूर कायम की। दूसरी तरफ आजादी के साल में एक दूसरी कहानी की शुरुआत हुई। साल 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। युद्ध के हालात में भारत को 4000 से ज्यादा जीप की जरूरत थी। भारत ने इसके लिए 80 लाख रुपए लंदन की एक कंपनी को दिए, लेकिन भारत को 4603 जीपों के एवज में सिर्फ 155 जीप मिली। जो जीप आई उनकी हालत खस्ता थी और वो मिली भी युद्ध विराम के बाद। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अनजान लोगों से जीप खरीद का सौदा हुआ, एडवांस में बड़ी रकम दी गई और भारत ने इस क्रम में $5 लाख गंवाए। इसके पीछे V.K. कृष्णा मेनन का नाम आया। V.K. कृष्णा मेनन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गहरे दोस्त थे और इस वक्त भारत के ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थे। V.K. कृष्णा मेनन ने बहुत दिलचस्पी के साथ ये डील आगे बढ़ाई। भारत में हल्ला मच गया। संसद में एक कमेटी बनी और कमेटी ने कहा कि इस मामले को गहराई से जांचा जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी को दोबारा विचार करने को कहा और इसके बाद फाइल बंद हो गई। और ये भारत का पहला डिफेंस स्कैम था, पहला रक्षा घोटाला था। विवाद के घेरे में V.K. कृष्ण मेनन थे। आगे चलकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने V.K. कृष्ण मेनन के कार्यकाल के बारे में लिखा, मेनन का हाई कमिश्नर के तौर पर छोटा कार्यकाल जीप, विस्की और स्टील प्लेट की खरीदारी से जुड़े स्कैंडल से भरा रहा। बहरहाल 1957 में कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री बने। प्रधानमंत्री से उस वक्त कम ही लोग सवाल पूछ सकते थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय उन्हीं में से एक थे। आप जानते हैं वो करप्ट आदमी है, फिर भी आप उसको। मिस्टर रॉय, कौन है ऐसा जो करप्ट नहीं है?
प्रधानमंत्री नेहरू की यह हताशा थी या करीबी की खामियों को छुपाने की कोशिश, यह कहना अब मुश्किल है। लेकिन तहलका तब मचा जब निशाने पर प्रधानमंत्री नेहरू के वित्त मंत्री टीटी यानी टीटी कृष्णमाचारी आए। 4 सितंबर 1957 डॉक्टर राम शुभाग सिंह ने लोकसभा में वित्त मंत्री से सवाल पूछा। क्या माननीय वित्त मंत्री द स्टेट्समैन में प्रकाशित उस खबर का संज्ञान लेंगे जिसमें कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में पैसे लगाए हैं? कृपया उस कंपनी का नाम बताएं कि उस कंपनी में अब तक कितना पैसा निवेश किया गया है और निजी कंपनी में निवेश करने की वजह क्या है। दरअसल ये सवाल भारत के पहले आर्थिक घोटाले की ओर इशारा कर रहा था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का 1 साल पहले ही नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी वो एक सरकारी कंपनी हो गई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कोलकाता के एक व्यवसायी हरिदास मुंदला के कहने पर 6 कंपनियों में निवेश किया था। वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी जवाब देने के लिए खड़े हुए। सदन में उस वक्त रायबरेली के सांसद और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी मौजूद थे। फिरोज गांधी के LIC के नेशनलाइजेशन में बड़ी भूमिका थी। फिरोज गांधी ने देखा कि जवाब देते वक्त टीटी कृष्णमाचारी के पैर कांप रहे हैं। मंत्री जी के पैर कांप रहे हैं, लगता मामला कुछ गड़बड़ है। इसमें तो मुझे दिलचस्पी लेनी होगी। वित्त मंत्री के जवाब से नाखुश फिरोज गांधी ने मामले की पड़ताल की। पता लगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट कमेटी की जानकारी के बगैर हरिदास मुंदला की कंपनियों में निवेश किया गया था और इसके पीछे वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का दबाव था। 1957 का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। फिरोज गांधी ने मुंदला घोटाले की परतें खोलनी शुरू की। इसी संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई है और संसद द्वारा बनाया गया ये कॉरपोरेशन हमारे देश की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्थिक संस्था है। इसने जनता के पैसे को, पब्लिक फंड को गलत तरह से निवेश किया है और आज हम इसी बात की जांच करेंगे। फिरोज गांधी ने देश के वित्त मंत्री और मुख्य वित्त सचिव पर आरोप लगाए। नेहरू सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अली करीम छागला को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया। जस्टिस छागला ने खुले में इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस छागला आगे चलकर देश के शिक्षा और विदेश मंत्री भी बने। नेहरू इस खुली कार्यवाही से नाखुश थे। जस्टिस छागला ने लिखा, मेरा मानना है कि न्याय, जस्टिस कभी भी बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया पब्लिक के सामने पूरी होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली करीम छागला ने 24 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी। टीटी कृष्णमाचारी अपना बचाव नहीं कर पाए। उनके खिलाफ तथ्य काफी वजनदार थे। कई दफा मेरे सवालों के जवाब में उन्हें परेशानियां हुई। टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। मुंदला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 22 साल की सजा हुई। प्रधानमंत्री नेहरू का भ्रष्टाचार के प्रति क्या रुख था, इस बारे में जस्टिस छागला ने अपनी आत्मकथा में लिखा। नेहरू जी की यह बड़ी कमजोरी थी कि वो बड़े पदों पर बैठे लोगों की खामियों को नजरअंदाज कर देते थे। अगर उनमें 3 खूबियां हो तो हाई इंटेलेक्चुअल कैलिबर यानी बड़ा बुद्धिजीवी होना चाहिए और उनमें काम करने और करवाने की क्षमता होनी चाहिए। टीटी ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री खुद उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। उनका यह कदम संसदीय इतिहास में अनोखा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टीटी कृष्णमाचारी को खत लिखा। कमीशन की रिपोर्ट में आपके खिलाफ तथ्य सामने आए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस मामले में आपकी भूमिका बहुत ही छोटी है। आपको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा। 60 के दशक में ही भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत के लिए स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की चर्चा
देश में होने लगी थी। यह विचार सांसद ML सिंघवी ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। ओम्बुड्समैन, डॉक्टर सिंघवी, ये जानवर किस जू में पाया जाता है? उसको भारतीय बनाइए। प्रधानमंत्री जी, संस्कृत का जितना ज्ञान मुझे है उससे तो ओम्बुड्समैन को लोकपाल भी कहा जा सकता है। लोकपाल, ये अच्छा है। लोकपाल आंदोलन जो 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में चलाया, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के दौर में ही संथानम कमेटी ने भ्रष्टाचार पर गहरा अध्ययन किया। रिपोर्ट भी थी, कुछ बातें अमल में भी आईं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ, लेकिन कहानी बदली नहीं और बिगड़ ही गई। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा। सवाल उठा तो एक बेटे ने जब प्रधानमंत्री दफ्तर को और प्रधानमंत्री निवास को अपना ही समझा और उसको एक कार बनाने का जुनून चढ़ा, और उसकी माँ ने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ नया करना चाहता है तो उसे मैं कैसे रोकूं। अब एक माँ का हाँ कहना, उसका नतीजा क्या हुआ? साल 1969 सरकार ने पीपल्स कार यानी आम जनता के लिए कार बनाने का प्रस्ताव दिया। दुनिया भर की नामी और बड़ी कंपनियों जैसे फोक्सवैगन, टोयोटा, रेनो और साइबर्न एंड मॉरिस ने इस काम में रुचि दिखाई, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट संजय गांधी को जारी कर दिया। संजय गांधी कार के शौकीन थे और इंग्लैंड से एक कार कंपनी में कुछ महीनों की ट्रेनिंग लेकर आए थे। इंदिरा गांधी ने इस पर सफाई दी। मेरा बेटा संजय एक संवेदनशील युवा है। उसके पास जितना पैसा और ताकत है, उसे संजय ने एक कार बनाने का सपना देखा है। वो कार जो बहुत आलीशान नहीं होगी, लेकिन आरामदायक और भारत की सड़कों के लायक होगी। मेरे बेटे ने कुछ नया करने की कोशिश की और मैं उसे ना नहीं कह सकती। अगर मैं अपने बेटे को ही प्रोत्साहित नहीं करूंगी तो देश के दूसरे युवाओं को कैसे नई चुनौती लेने के लिए कहूंगी। संजय गांधी को इसी साल सरकार की तरफ से 50,000 कार बनाने का काम सौंपा गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के सामने दो समस्याएं थी। एक, फैक्ट्री के लिए जमीन कहां से आएगी, और दूसरी, साजो सामान के लिए पैसे कहां से आएंगे। पहली समस्या हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने झट सुलझा दी। उन्होंने दिल्ली के पास गुड़गांव में जमीन मुहैया करा दी, लेकिन उससे पहले नियमों को ताक पर रखा। नियम यह था कि सेना के एम्यूनिशन डिपो के 1 किलोमीटर के दायरे में फैक्ट्री नहीं बन सकती थी, लेकिन बनी। एम्यूनिशन डिपो के हिस्से को ही हटा दिया गया। किसानों को तब 35,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना था, लेकिन उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ देकर ही काम हो गया। कोटा परमिट राज का जमाना था, मतलब ये कि आप तयशुदा दाम पर ही सरकार ने जितनी इजाजत दी है उतना माल बेच सकते हैं। फैक्ट्री बनने के दौरान इस सरकारी परमिट के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा। अध्यक्ष महोदय, जब फैक्ट्री बन रही थी तब मार्केट में सीमेंट और स्टील की कमी आ गई थी। जितना स्टील और सीमेंट का कोटा बंशीलाल जी ने दिया था, उसमें से जो माल बचा उससे कालाबाजारी हुई। यह माल दिल्ली के मोतियाखान में ट्रक से लाया गया और खुले में कालाबाजारी हुई। मैं इस बात के गवाह पेश कर सकता हूं कि इस कालाबाजारी से 25 लाख रुपए की कमाई हुई। संजय गांधी मारुति कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और बाकी के ज्यादातर शेयर होल्डर उनकी मां की कैबिनेट में मंत्री ललित नारायण मिश्र के नाते रिश्तेदार और गांव वाले थे। तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद मारुति कार सड़क पर दौड़ नहीं पा रही थी। 1975 में तब के इंडस्ट्री मिनिस्टर T.A. पाई ने संसद में कहा,
कार ने बड़ी से बड़ी तकनीकी टेस्ट को पास कर लिया है। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी और मारुति को सब कुछ वक्त के लिए भूल गए और संजय गांधी भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भूलकर राजनीति में अपनी मां का साथ देने में लग गए। आखिरकार देश के सबसे महत्वाकांक्षी कार प्रोजेक्ट को 1977 में रोक दिया गया। 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद मारुति को जापान की एक कंपनी सुजुकी ने संभाला। इससे पहले जनता पार्टी की सरकार ने जस्टिस अलकचंद गुप्ता से इस मामले की जांच करवाई। संजय गांधी ने मारुति के मामले में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के स्तर को नीचे गिराया है। संजय गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा एक्ट और सीबीआई की धमकी देकर लोगों को डराया है और अपना काम निकलवाया है। संजय गांधी ने प्रधानमंत्री के दफ्तर और उसके अधिकारियों का पूरा फायदा उठाया है। ऐसा जस्टिस गुप्ता के 471 पन्ने की रिपोर्ट में था। इंदिरा गांधी ने कहा कि करप्शन कहां नहीं होती, करप्शन तो हर देश में होती है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्हें मिस्टर क्लीन कहा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1985 में ओडिशा के दौरे पर गए। तब देश के सबसे गरीब जिलों में से एक कालाहांडी में राजीव गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। Between this whole process, there was a lot of corruption that was taking place. There were power brokers who were taking their cuts, and there was the exploitation of the weaker sections. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आगे साफ कहा कि सरकार जो 1 रुपया देती है उसका 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। तो ये 85 पैसे जाते कहां थे? 85% ये कहां गए? और इससे पहले कि राजीव गांधी इस पर जांच कर पाए, वो खुद ही बोफोर्स तोप के घोटाले में फंस गए और राजीव गांधी पे और उनके सब सहयोगियों पे आरोप लगने शुरू हो गए और फिर राजीव गांधी चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बोफोर्स खरीद में भूमिका पर लंबी जांच चली, लेकिन उन्हें दोषी नहीं पाया गया। बहरहाल विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें आईं और गईं, लेकिन आम लोगों के पैसे की लूट का तब तक का सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगा। मामला था हर्षद मेहता का। इसे सिक्योरिटी स्कैम भी कहा गया। हर्षद मेहता ने बैंकिंग व्यवस्था की खामियों का इस्तेमाल कर शेयर बाजार में तूफान खड़ा कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानकी रमन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 4025 करोड़ का उलटफेर हर्षद मेहता ने किया था। लेकिन तूफान तब और गहरा गया जब हर्षद मेहता ने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी है। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. यह दावा आगे चलकर गलत साबित हुआ। हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हुई और सजा भी, लेकिन नरसिम्हा राव पर आरोप लगातार लगते रहे। इसी में कैश के बदले पार्लियामेंट में वोट और लखूभाई पाठक का भी मामला था। नरसिम्हा राव 2003 में इस मामले से भी बरी हुए। नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से संकट में आई और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे। यह तहलका स्टिंग था, जिसे स्टिंग ऑपरेशन मतलब खुफिया कैमरों से किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए बंगारू लक्ष्मण ने खुफिया पत्रकारों से हथियार का सौदा करवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस घटना के 11 साल बाद बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई। साल 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार रही। इस दौरान आदर्श, 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला खादान घोटाले सामने आए।
जहां कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, राज्य कोयला सचिव HC गुप्ता और मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु को सजा हुई, वहीं निचली अदालत ने चर्चित 2G घोटाले में तब के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और DMK पार्टी की सांसद कानी मोई को क्लीन चिट दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने के कई मामले फिलहाल कोर्ट में ही हैं। ये तो बड़े मामले हैं, अखबारों में हेडलाइंस आती हैं, टेलीविजन पे लोग चीख चीख कर बोलते हैं, कोई इस तरफ से और कोई उस तरफ से। लेकिन क्या भ्रष्टाचार, करप्शन हमेशा ऊपर से ही आता है? भ्रष्टाचार और करप्शन तो जिलों में भी है, पंचायतों में भी है, सड़कों पे भी है, चौराहों पर भी है, कभी चुपचाप और कभी खुलेआम। और अगर खुलेआम है तो हम सुन पाते हैं, और अगर सुन पाते हैं तो उसके बारे में हम कुछ क्यों नहीं करते? क्या हमेशा एक अन्ना हजारे या जयप्रकाश नारायण की जरूरत होती है हमें जगाने की कि भाई अगर भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ना है तो आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, इससे हमें ही लड़ना पड़ेगा, हर मोड़ पे लड़ना पड़ेगा, दफ्तर में, चौराहे पे, सड़क पे, स्कूल में, जहां हो वहां हमें ही लड़ना पड़ेगा। ये लड़ झगड़ के, क्यों तोड़ के, लाइन तोड़ के, दूसरे लोगों को धक्का दे के आगे बढ़ने की आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री सीरीज 2 का सफर अब हम यहां खत्म करते हैं। लेकिन इतने बड़े देश जिसे हम अपना देश कहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं, यहाँ अभी इतनी समस्याएं हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं, जिनको हमें समझना है, जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें भिड़ना है। भारत, चलिए फिर मिलते हैं।